हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जिस चैप्टर से आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर 10 विच डील्स विद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट बी है दैट डील्स विद पब्लिक न्यूसेंसेस। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 144। उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एंड ये जो चैप्टर है ये जनरली डील करता है एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट से। सो द अथॉरिटीज दैट विल बी मोस्टली स्टडिंग इन दिस चैप्टर इज एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट, जो कि डीएम, एसडीएम वगैरह वगैरह होंगे, राइट। सो इस चैप्टर में हम एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। देन सेक्शन 129 पहला सेक्शन है इस चैप्टर का, डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। अब जो ये सेक्शंस हैं, सेक्शन 130 जो है यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली, सेक्शन 131 है पावर ऑफ सर्टेन आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स आर्म्ड फोर्स ऑफिसर्स टू डिस्पर्स असेंबली। सेक्शन 129 और 130 में जो मेजरली डिफरेंस है, जो 129 है वो सिविल फोर्स से डील करता है। सो आप अपने बैरक में जो आप हाईलाइट करेंगे वर्ड्स वो है सिविल फोर्स। और जो सेक्शन 130 है वो डील करता है आर्म्ड फोर्सेस से, ठीक है, वो डील करता है आर्म्ड फोर्सेस से। तो ये डिफरेंस है बिटवीन सेक्शन 129 एंड 130। अब इसमें जो अथॉरिटीज दी गई हैं वो है एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ये दो अथॉरिटीज दी गई है। अनलॉफुल असेंबलीज जो इसका पार्ट ए है इस चैप्टर का, वो डील करता है अनलॉफुल असेंबली से, अनलॉफुल असेंबली से। और इसकी जो सेक्शंस है वो 129 से लेके 132 तक के हैं, इसीलिए दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू रिमेंबर। नाउ मूविंग ऑन टू सब सेक्शन 1। Any executive magistrate or officer in charge of a police station, or in the absence of such officer in charge, any police officer not below the rank of a sub inspector। तो तीन अथॉरिटीज दे गई हैं। पहले एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। अब इन केस दिस अथॉरिटी इज नॉट प्रेजेंट तो सब्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी किसको दी जाएगी? वो पुलिस ऑफिसर हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ सब इंस्पेक्टर, ओके। ये तीन अथॉरिटीज दी गई हैं। नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ सब इंस्पेक्टर मे कमांड, वो क्या करेगा? कमांड करेगा अनलॉफुल असेंबली को। और ये अनलॉफुल असेंबली, अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? एक तो अथॉरिटी, और ये असेंबली कितने लोगों की होनी चाहिए? असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स, जहाँ पे एप्रीहेंशन है कि ये डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस करेंगे। और ये एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या इन एब्सेंस ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, जो पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर होगा, वो डिस्पर्स होने के लिए बोलेंगे दीज 5 और मोर पीपल, जिनसे एप्रीहेंशन क्या है कि ये पब्लिक पीस को जो है वो ब्रीच करेंगे और दे विल कॉज डिस्टर्बेंस। And it shall thereupon be the duty of the members of such assembly to disperse accordingly। और जो ये लोग होंगे, अगर इनको कोई ऐसी कमांड मिलती है from the authorities that have been given, ये उनकी ड्यूटी रहेगी, it is binding upon these people कि वो क्या करें? that they disperse, ठीक है, कि वो डिस्पर्स हो जाए। Then subsection 2, if upon being so commanded any such assembly does not disperse, or it is just a second, or if without being so commanded it conducts itself in such a manner as to show a determination not to disperse। एक तो वो डिस्पर्स नहीं हो रहे या उनका कंडक्ट ऐसा है कि आपको लग रहा है ये डिस्पर्स नहीं होंगे। any executive magistrate, police officer referred to in subsection 1 may proceed to disperse such assembly by force and may require the assistance of any male person not being an officer or member of the armed forces and acting as such for the purpose of dispersing the assembly and if necessary arresting or confining the persons who form part
of it in order to disperse such assembly or that they may be punished according to law. बहुत लंबा सा सबसेक्शन लग रहा है, लेकिन एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है या जो भी अथॉरिटीज़ दी गई हैं, उनके पास ये पार्ट दिया गया है कि वो फोर्स का यूज़ कर सके, वो कन्फाइन कर सके या वो अरेस्ट कर सके ऐसे लोगों को who do not disperse after a command has been given to them. इतना सा सिंपल ही बोला गया है. पहले सबसेक्शन में ये बोला गया है कि डिस्पर्सल के लिए बोला जाएगा, अथॉरिटीज दी गई हैं. सब सेक्शन 2 में बोला गया है कि बिकॉज इट इज ऑब्लिगेटरी अपॉन द पीपल जिनको ये कमांड में दी जाए, अगर वो डिस्पर्स नहीं हुए देन फोर्स कैन बी यूज्ड. यही दो चीज़ें बताई गई हैं इस सब सेक्शन में. कोई खतरनाक सेक्शन नहीं है, पढ़ने में बड़ा लगता है बट इट इज़ नॉट very difficult to understand. Then we have section 130, use of armed forces to disperse assembly. If any such assembly cannot be otherwise dispersed, and if it is necessary for the public security that it should be dispersed, the executive magistrate of the highest rank who is present may cause it to be dispersed by the armed forces. अब अगर ऐसा लग रहा है कि ये जो असेंबली है कि ये डिस्पर्स नहीं होगी और थ्रेट है टू पब्लिक सिक्योरिटी एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस, तो क्या होगा, जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होंगे ऑफ द हाईएस्ट रैंक वो ऑर्डर्स देंगे और वो आर्म्ड फोर्सेस यूज़ करने के भी ऑर्डर्स दे सकते हैं. इसीलिए हम कभी कभी देखते हैं कि पैलेट गन्स यूज़ होते हैं टू डिस्पर्स अ क्राउड इफ देयर इज़ अ क्राउड वगैरह. So, of course, that can be done under law. Under such magistrate may require any officer in command of any group of persons belonging to armed forces to disperse the assembly with the help of armed forces under his command, and to arrest and confine such persons forming part of it as the magistrate may direct, or as it may be necessary to arrest and confine in order to disperse the assembly or to have them punished according to law. ये बिल्कुल इसका सेक्शन 129 के सेक्शन 2 से ही मैच करता है. कुछ भी इसमें खतरनाक समझने की ज़रूरत नहीं है. Then every such officer of the armed forces shall obey such requisition in such a manner as he thinks fit, but if in doing so he shall use little force and do as little injury to the person and property as may be consistent with dispersing the assembly and arresting and detaining the person. तो इस सब सेक्शन 3 में सिर्फ एक चीज़ बोली गई है कि देयर शुड बी अ लिटिल यूजेज ऑफ लिटिल फोर्स. आप बहुत ज़्यादा फोर्स का यूज़ नहीं करेंगे, ये बोला गया हमारे सब सेक्शन 3 में. देन सेक्शन 131, पावर टू ऑफ सर्टन आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली. पहले मैं क्विकली आपका सेक्शन 129 से 130 तक रिविजन करवाती हूँ ताकि ऑल ऑफ दोज who are here to study section 129 and 130 उनको quickly memorize भी हो जाए by the end of this lecture. 129 में जैसे मैंने आपको बोला सिविल फोर्स का यूज़ होगा, अथॉरिटीज़ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, police officer in charge of a police station या police officer not below the rank of the sub inspector. जो असेंबली होगी 5 या मोर पीपल की होगी, इनको कमांड दी जाएगी कि आप डिस्पर्स हो जाओ. अगर नहीं होंगे देन देयर कैन बी यूजेज ऑफ फोर्स. ये बोला गया है सेक्शन 129 में. सेक्शन 130 में यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है. 130 स्पेसिफिकली बोलता है कि सिर्फ केवल ओनली एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कैन कॉल फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, और अगेन दे विल डिस्पर्स, एंड इफ दे डू नॉट they can use the armed forces can use armed forces can use armed forces या वो कोई they can use force to disperse that assembly, and if they don't do so वो arrest and confine भी कर सकते हैं उस person को, but while using force the force should be as less as possible. Every such officer of the armed forces shall obey such requisition, वो उस requisition को obey करेंगे. ये बोला गया section 129 to 130. Now 131, power of certain armed forces to disperse assembly. When public security is manifestly endangered,
जब पब्लिक सिक्योरिटी को खतरा बहुत ज़्यादा थ्रेट होगा बाय एनी सच असेंबली एंड नो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कैन बी कम्युनिकेटेड। 130 में हमने पढ़ा कि आर्म्ड फोर्सेस को केवल और केवल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ही बुला सकते हैं। अब अगर कोई ऐसी इमरजेंट सिचुएशन है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स नहीं है अवेलेबल, ठीक है, या उनको कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता, या any commissioned or gazetted officer of the armed forces may disperse such assembly। 131 में किसको ये पावर दिया गया है? कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ये पावर दिया गया है किसको? कमिशन्ड और गेजेटेड ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस may disperse such assembly with the help of armed forces under his command and may arrest and confine any person forming part of it in order to disperse such assembly, or that they may be punished according to law. But if while he is acting under this section it becomes practicable for him to communicate with an executive magistrate, he shall do so and shall henceforward obey the instructions of the magistrate as to whether he shall or shall not continue his action। बेसिकली सिंपल सी ये बात बोली गई है कि जहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को रीच नहीं किया जा सकता, जो कमीशन्ड और गेजेटेड ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस है वो क्या करेंगे? दे विल टेक द मैटर इन देयर ओन हैंड्स। बट जहाँ पे एक पॉइंट के बाद इट बिकम्स पॉसिबल टू कॉन्टैक्ट द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, दे शैल डू सो। ये बोला गया है सेक्शन 131 में। देन 132 deals with protection against prosecution for acts done under preceding sections। No prosecution against any person for any act purporting to be done under 129, 130 or 131 shall be instituted in any criminal court except with the sanction of the central government where such person is an officer or member of the armed forces, sanction of the state government in any other case। जहाँ पे कोई भी authority has preceded under sections of 129, 130, 131, उन पे कोई भी एक्शन अंडरटेक नहीं किया जा सकता किसी क्रिमिनल कोर्ट में, एक्सेप्ट फॉर जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस होंगे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन लेना मैंडेटरी है, और जहाँ पे if there's any other case or any other authority, then in that case state government। No executive magistrate or or police officer acting under any of the said sections in good faith, no person doing any act in good faith in compliance with the requisition under section 129 and 130, no officer of armed forces acting under 131 in good faith, no member of the armed forces doing any act in disobedience to any act which he was bound to obey shall be deemed to thereby have committed an offense। Basically kind of an amnesty दी गई है that all the people or all the forces who have or authorities who have acted under section 129, 130, 131, जहाँ पे they have either acted in a good faith या उनको requisition मिली है from higher authorities, उनको amnesty दी जाएगी। Even if you want to prosecute them in a criminal court, you can't do so unless and until you have a sanction of the central government in case of armed forces, and जहाँ पे it's any other case कोई और authority होगी, state government का आपको sanction लेना है। Simple सी इतनी बात बोली गई है, there is nothing, और ये इतना important section भी नहीं है कि कुछ पूछा जाए इस section में से। Then in this section and in preceding sections of this chapter, the expression armed forces means military, naval, air forces operating as land forces and includes any other armed forces of the union as operating. Officer in charge of the armed forces means a person commissioned or gazetted or in pay as an officer of the armed forces and includes a junior commissioned officer, a warrant officer, a petty officer, a non-commissioned officer and the non-gazetted officer। C. Member in relation to the armed forces means a person in the armed forces other than an officer। तो हमारा जो अनलॉफुल असेंबलीज का जो पार्ट था वो ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे पब्लिक न्यूसेंसेस, जो स्टार्ट होता है सेक्शन 133 और ख़त्म होता है सेक्शन 143 पे। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द पार्ट बी, जो कि है पब्लिक न्यूसेंसेस, और उसका जो पहला सेक्शन है सेक्शन 133 कंडीशनल ऑर्डर ऑफ रिमूवल ऑफ न्यूसेंसेस से डील करता है। Whenever any district magistrate, अब कौन सी अथॉरिटीज दी गई हैं? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट,
SDM या कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट specially empowered in this behalf by the state government on receiving the report of the police officer or other information and on taking such evidence if any as he thinks fit considers. अब यहाँ पे A to F दी गई हैं कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे मैजिस्ट्रेट को एक कंडीशनल ऑर्डर पास करने का पार दिया गया है। ये पढ़ते हैं हम सेक्शन 133 में। अब सेक्शन ए जो सबसेक्शन 1 है उसका क्लॉज ए टू एफ जो है वो हमें कुछ कंडीशंस के बारे में बोलता है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होगा, दे कैन पास अ कंडीशनल ऑर्डर whenever any तो I'm so sorry, that is what we have done. ए बोलता है that any unlawful obstruction or nuisance, मैं आपको जस्ट बोलूँगी कि आप अपनी बेयर एक्ट पे इन ए टू एफ क्या क्या अंडरलाइन कीजिए। unlawful obstruction और nuisance, पब्लिक प्लेस, ठीक है। कोई भी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन या न्यूसेंस होगी जो रिमूव करनी है हमें पब्लिक प्लेस से, or a river or a channel which is or may be lawfully used by the public, ठीक है। This is what is given in clause A. Clause B, that the conduct of any trade or occupation or the keeping of goods or merchandise is injurious to the health or physical comfort of the community, and that in consequence of such trade and occupation should be prohibited or regulated, or such goods or merchandise should be removed, or the keeping thereof regulated. That the construction of any building or the disposal of any substance as is likely to occasion configuration or explosion should be prevented and stopped. जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ आप ये अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी बेयर एक्ट नेक्स्ट टाइम खोलेंगे, when you look at these keywords you will remember exactly what the clause and subsection is about, and it will be very easy for you to recapitulate it inside your mind. D, any building or tent, हमने सी में भी बिल्डिंग और टेंट के बारे में पढ़ा, लेकिन वहां पे हमने प्रोन टू एक्सप्लोजन, धमाका होने वाला है, या कोई ट्री, प्लीज इंक्लूड दिस एज वेल, इज इन सच अ कंडीशन दैट इट्स लाइकली टू फॉल, कोई ऐसी बिल्डिंग है या स्ट्रक्चर है जो गिरने वाला है, देयर बाय टू कॉज इंजरी टू पर्सन्स लिविंग और कैरिंग ऑन बिजनेस इन द नेबरहुड और पासिंग बाय, एंड दैट इन कॉन्सिक्वेंस द रिमूवल, रिपेयर or support of such building, tent or structure, or the removal or support of such tree is necessary, that any tank, well or excavation adjacent to any such way or public place should be fenced in such a manner as to prevent danger arising from the public place, that any dangerous animal should be destroyed, confined or otherwise disposed of. तो हम ए टू ई, हमने ए में सबसे पहले देखा कि कोई अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन है, आई एम सो सॉरी आई कंप्लीटली मेस्ड अप द स्पेलिंग, अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन है, हमने ए में पढ़ा, ठीक है। बी में हमने पढ़ा कि कंडक्ट ऑफ ट्रेड या ऑक्यूपेशन ऐसा है वो इंजूरियस टू हेल्थ ऑफ द पब्लिक है और वो कम्युनिटी के हेल्थ को एंडेंजर कर रहा है। सी में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग देखा, लेकिन ये जो है प्रोन टू एक्सप्लोजन है। डी में हमने देखा अगेन अ बिल्डिंग, टेंट या ट्री है, ये गिरने वाला है, माइट फॉल एंड देन कॉज इंजरी टू पर्सन्स जो वहाँ रह रहे हैं। ई में हमने देखा टैंक, वेल या एक्सकवेशन जिसको फेंस करने की ज़रूरत है। काफ़ी बार हम न्यूज़ में देखते हैं कि किसी बोरवेल में कोई बंदा फंस गया एंड उसको निकालने के लिए टेक्स डेज, एंड इफ देयर इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे कोई ऐसा वेल या कोई साइट दिख रही है जिसको फेंस करने की ज़रूरत है। एफ, डेंजरस एनिमल्स
जिसको पकड़ने की ज़रूरत है बिकॉज दे विल अगेन रैंक हैवक। अब इन सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट के पास क्या पास दिए गए हैं। सच मैजिस्ट्रेट में मेक कंडीशनल ऑर्डर, जैसे मैंने आपको बोला था, requiring the persons causing such obstruction or nuisance or carrying on trade or occupation or keeping any such goods or merchandise or owning, possessing and controlling such building, tent, structure, substance, tank, well or excavation or owning or possessing such animal or tree within a time to be fixed in the order। तो वो कंडीशनल ऑर्डर इन यहाँ पे जो दिया गया है फ्रॉम 1 to 6 कंडीशनल ऑर्डर पास कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द थिंग्स दैट हैव बीन मेंशन फ्रॉम A to F। और वो उस ऑर्डर में क्या डिक्टेट कर सकते हैं कि या तो आप रिमूव कीजिए जो वो ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस है, आप डिसिस्ट कीजिए टू कैरी ऑन द trade practice या occupation which is hazardous or which is not good for public safety or public health, or to remove, regulate in such manner as may be directed such trade or occupation, and to remove such goods or merchandise, to regulate the keeping thereof in such manner as may be directed, prevent or stop the construction of any building or alter the disposal of such substance, remove, repair or support such building, tent, structure, and to remove support of such trees, to fence such tank, well or excavation, to destroy, confine, dispose such dangerous animal in the manner as is provided। अगर आपको A to F याद रहा, आपको ये 6-7 भी याद रह जाएंगे कि क्या क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं। जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन के लिए बोलेंगे। जहाँ पे कोई ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है जो पब्लिक सेफ्टी या हेल्थ के लिए विच इज़ नॉट गुड, तो वो उस ट्रेड प्रैक्टिस को रेगुलेट कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप ऐसा नहीं ऐसे कीजिए बिकॉज दैट विल बी बेटर। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग है और उसका और द डिस्पोजल ऑफ एनी सब्सटेंस वेयर देयर इज थ्रेट ऑफ एक्सप्लोजन, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो प्रिवेंट भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं वो कंस्ट्रक्शन। जहाँ पे बिल्डिंग, टेंट या ट्री है जो विच इज अबाउट टू फॉल एंड दैट विल कॉज डैमेज टू पब्लिक, तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि वो रिमूव कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे बिल्डिंग या ट्री को ताकि देयर इज़ नो इंजरी। अब जहाँ पे टैंक, वेल और एक्सकवेशन साइट ऐसी है विच नीड्स टू बी कवर्ड, तो उसको ऑफ कोर्स उसको फेंस कर सकते हैं या उसको कवर करवा सकते हैं। जहाँ पे कोई डेंजरस एनिमल है उसको या तो कन्फाइन करवा सकते हैं या उसको डिस्ट्रॉय करवा सकते हैं। ये दिया गया, ये सब चीज़ें दी गई हैं हमारे सेक्शन 133 में। Or if he objects to do so, to appear before himself or some other executive magistrate subordinate to him at a time and place to be fixed by the order, and show cause in the manner herein provided why the order should not be made absolute। अब आपने कंडीशनल ऑर्डर कर दिया, लेकिन आप एक शो कॉज नोटिस भी तो उस पर्सन को दोगे ना कि टेल अस व्हाई द कंडीशनल ऑर्डर इज नॉट टू बी मेड एब्सोल्यूट अगेंस्ट यू। ये जो शो कॉज नोटिस है ये आपको भेजनी है किसको, उस पर्सन को जिसके खिलाफ ये एलिगेशंस लगाई है कि फॉर एग्जांपल he has done any of the things that have been mentioned in subsection 1। No order duly made by the magistrate under this section shall be called in question in any civil court। Explanation: a public place includes also property belonging to the state, camping grounds and grounds left unoccupied for sanitary and recreative purposes। ओके आप सिविल कोर्ट में किसी भी वॉट एवर ऑर्डर हैज़ बिन मेड हियर, आप सिविल कोर्ट में उस ऑर्डर को नहीं, यू कैन नॉट कॉल दैट ऑर्डर इन क्वेश्चन बिफोर एनी सिविल कोर्ट। Then we have section 134 service or notification of order। The order shall, if practicable, be served on the person against whom it is made in the manner herein provided for the service of summons। अब आप एक दो चीज़ें इसमें डेफिनेटली यू हैव टू कीप इन माइंड दैट जो ये इंटायर प्रोसेस होगा ये ऐसे चलेगा दैट जैसे समन्स केसेस में कोई ट्रायल चलता है। If such order cannot be served, it shall be notified by proclamation, published in such manner as the state government may by rules direct, and a copy thereof shall be struck up at places
up at place or places as may be fittest for conveying the information to such person. आप तो सर्विस ऑफ समन्स करोगे इस पर्सन को कि आपके खिलाफ ये ऑर्डर हुआ है, एंड देन यू विल वेट फॉर द पर्सन टू कम टू द कोर्ट. हमने प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट के बारे में इससे पहले पढ़ा है. जहाँ पे सर्विस ऑफ समन्स नहीं हो पा रही है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? You will do what? You will make a proclamation according to the rules that have been given by the state government. ठीक है, फिर आप उस conspicuous part of the house या किसी ऐसी जगह पे चिपकाओगे उसको जहाँ पे आपको लगता है that this person will see such proclamation. 135, person to whom order is addressed to obey or show cause. The person against whom such order is made shall perform within the time and in the manner specified in the order the act directed thereby and appear in accordance with such order and show cause against the same. अगर अब कोई conditional order किसी person के against has been made, then that person will definitely, one, do what has been directed. Second, they will show up before the honorable court to show cause कि why a particular action is not to be taken against him. Then 136, consequence of his failing to do so, उसको penalize किया जाएगा 188 of IPC, जो कि deal करता है disobedience to the order promulgated by a public servant. Then 137, procedure where existence of public right is denied. Where any order is made under 133 for the purpose of preventing obstruction, nuisance or danger to the public in the use of any way, river, channel or place, the magistrate shall, on the appearance before him of the person against whom the order is made, question him as to whether he denies the existence of any public right in respect of the way, river, channel or place, and if he does so, the magistrate shall, before proceeding under section 138, inquire into the matter. Basically इसको पूछेगा, बताओ कि तुम्हारा कोई whether he denies the existence of a public right, और जो magistrate है वो inquire करेंगे उस matter में. If in such inquiry the magistrate finds that there is any reliable evidence in support of such denial, he shall stay the proceedings until the matter of the existence of such right has been decided by the competent court. जहाँ पे magistrate ये satisfied था कि यहाँ तो भाई whatever he has done there is no violation of a public right, then he will stay the proceedings. जो 133 में, all the proceedings that have been started under 133. A person who has, on being questioned by the magistrate under subsection 1, failed to deny the existence of a public right of the nature therein referred to, or who, having made such denial, has failed to adduce reliable evidence in support thereof, shall not, in the subsequent proceedings, be permitted to make such a denial. ठीक है? He won't be allowed to make a denial where it is proved that the public right exists. Then 138, procedure where he appears to show cause. If the person against whom an order under section 133 is made appears and shows cause against the order, the magistrate shall take evidence in the matter as in summons case. तो मैंने जैसे आपको बोला कि ये summons केस के जैसे एविडेंस लिया जाएगा इस केस में. If the magistrate is satisfied that the order either as originally made or subject to the modification as he considers necessary is reasonable and proper, the order shall be made absolute. जहाँ पे order reasonable है उसको absolute किया जाएगा. ये 138 में दिया गया है. 133 talks about conditional order. And 138 talks about इसी कंडीशनल ऑर्डर को एब्सोल्यूट करने के लिए. सबसेक्शन 2 138 to absolute order. If the magistrate is not satisfied, no further proceedings shall be taken in the case. 139, power of magistrate to direct local investigation and examination of an expert. The magistrate may, for the purposes of an inquiry under section 137 or section 138, direct a local investigation to be made by such a person as he thinks fit. Magistrate क्या कर सकता है? Direct a local investigation और summon and examine an expert. वो किसी expert का भी opinion ले सकता है. I think we are done with 10 sections for the day.
tomorrow we'll be dealing with 10 more sections. I try to go on with 10 sections because मुझे लगता है कि if the videos are longer then it's harder for people to kind of stay in and focus and study. तो ये 10 sections काफ़ी easy हैं. इसमें जो important sections हैं वो है 129, 133. आप हमेशा जो सेक्शन 133 है आप हमेशा उसको 142 के साथ पढ़ते हैं एंड 138. टुमारो इंशाल्लाह विल बी स्टडिंग 142 एज वेल एंड विल रिवर्ट बैक टू 138 एंड आई टेल यू हाउ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. 133 और 138 में आप एक चीज़ सिर्फ दिमाग में याद रखोगे कि जो ये प्रोसेस होगा ये whatever happens under 133 ये पूरा एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस वगैरह वगैरह ऐसे होगा जैसे कि समन्स केसेस में होता है. ये 138 में दिया गया है. ठीक है. आई होप आज के लेक्चर में आप you were able to understand all the sections and it was made a little easier. If you have any queries and questions, please email me or you can even drop me a comment, and please like and subscribe for those of you who are here for the first time. See you soon. Bye bye.